जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सभी कायनात आपको। विराट कोहली भी पहले दिन जब आया था तब ये विराट कोहली नहीं बना था, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन या कोई भी, शाहरुख खान है तो पहली बार आकर सुपरस्टार नहीं बने थे भाई। दिस इज द करेक्ट माइंडसेट कि अगर ये नहीं तो और कुछ भी नहीं। तो देखो प्रिपरेशन 11th 12th दोनों बैलेंस करके आपको कैसे चलाना है, कैसे रिवीजन टेस्ट सब कुछ कैसे बैलेंस होगा, ये इसका पूरा रोड में मास्टर प्लान है जुलाई टू दिसंबर का। अगर ये माइंड सेट है ना तो दूसरी बार तीसरी बार की नौबत ही नहीं है कि पहली बार में आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अगर रहे ना तभी जाकर वो शाहरुख खान बनता है, तभी जाकर वो अमिताभ बच्चन बनता है, तभी जाकर वो विराट कोहली बनता है, या जो भी किसी भी फील्ड का जो भी बंदा है तब जाकर वो चीज को अचीव कर पाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चों आज का जो सेशन होने वाला है, स्पेशल ये वीडियो आज का जो सेशन है वो नीट 2025 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए पूरा A to Z। आज अभी हम जुलाई मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो जुलाई से स्टार्ट करके दिसंबर तक का पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का रोड मैप हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है कि जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड जिनका बर्बाद हो चुका है। यहां पर टाइटल में थंबनेल में हमने लिखा है कि ये स्पेशली, अब बर्बाद का मतलब ये है कि भाई ऐसा हो सकता है दो तीन टाइप के बच्चे होते हैं कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो 11th स्टैंडर्ड में जिन लोगों ने नीट को अच्छे से किया ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन लोगों ने कुछ कोचिंग वगैरह कुछ ना कुछ ज्वाइन किया था लेकिन वहां पर इतना अच्छा पढ़ाया नहीं है, या तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने 2-3-4 महीने ऐसे ही 11th में स्टार्टिंग में सिर्फ बोर्ड पर फोकस किया, या कुछ बैलेंसिंग में टाइम चला गया उसके बाद आपने नीट स्टार्ट किया, या तो पहले शुरू में बहुत ही जोश में आपने नीट स्टार्ट कर दिया, फिर आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स और अलग टाइप के एग्जाम्स वगैरह टेस्ट वगैरह में बिजी हो गए, इतना अच्छा सा आप नीट नहीं कर पाए, और अभी 12th स्टैंडर्ड में आज आकर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भी अभी नीट 2025 क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी करके। तो उसके लिए बच्चों आज का जो सेशन है हम मेनली सबसे पहले इन 5 स्टेप्स में आप डिस्कस करने जा रहे होंगे। सबसे पहला देखिए हम यहां पर ये स्टेप डिस्कस करेंगे, ट्रू रियलिटी ऑफ नीट। एक्चुअली ये रियलिटी मतलब कि भाई एक्चुअल लेवल क्या है नीट एग्जाम का, राइट। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि भाई नीट एग्जाम इजी है या टफ है, मतलब किस टाइप का एग्जाम है, किस लेवल की आपको एक्चुअली प्रिपरेशन करनी है। ना तो आपको प्रिपरेशन नीचे लेवल की है ना तो ऊपर लेवल की, लाइन टू लाइन लेंथ में प्रिपरेशन आपकी जानी चाहिए कि भाई ये एक्चुअल नीट एग्जाम का लेवल है। वही बच्चों को पता नहीं होता तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली मैं आपको रोड मैप बताऊंगा या प्रिपरेशन आपको केमिस्ट्री में आप इतना स्कोर करिए, फिजिक्स में इतना स्कोर करिए, बायोलॉजी में इतना स्कोर करिए तो हो गए आपके 600+। अच्छा ये तो हो गए, प्लान सबको पता है, उसके लिए जो मेन चीज चाहिए दैट इज द माइंड सेट। और आप लोगों ने बहुत सारे मोटिवेटर्स, बहुत बड़े बड़े जो लोग किसी भी फील्ड में, सभी में एक चीज जो मेन कॉमन होती है वो है उन सभी का माइंड सेट, कि भाई माइंड सेट एक्चुअली क्या होना चाहिए। बहुत ही सुपर्ब चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों में बिफोर 2025 का मैं कोई भी आपको प्लान दे रहा हूं या कोई भी हम रोड मैप डिस्कस करेंगे, उससे पहले नीट 2024 का हम पेपर डिस्कस करेंगे। मतलब कि पूरा पेपर केमिस्ट्री का डिस्कस नहीं करने वाले, वहां पर डिटेल एनालिसिस के 11th स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड से इतने क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट 2025 को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो 2025 में टारगेट के लिए हम 11th स्टैंडर्ड के कितने क्वेश्चंस हम करेक्ट करेंगे, 12th के कितने क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे, उनके लिए क्या हम फंडा एक टेक्निक कुछ अप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लान एंड रोड मैप डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। तो अब तैयार है। सबसे पहला मेन जो है ट्रू रियलिटी ऑफ नीट, मतलब कि यार नीट एग्जाम एक्चुअली ये इस टाइप का इजी एग्जाम है या मतलब हार्ड एग्जाम है, राइट। कोई भी एक हिल है, कोई भी एक माइलस्टोन है, उससे हमें अचीव करना है। तो वहां पर दो रास्ते पे, आप सीढ़ियों से, स्टेयरकेस से भी आप ऑब्वियसली उसमें भी आपको बर्डन लगेगा, मतलब आपको चढ़ना है, राइट। 10,000 स्टेप्स आपको चढ़ने हैं, 5,000 स्टेप्स आपको चढ़ने हैं, जो भी वहां पर पहुंचने के लिए आप स्टेप्स जो भी चढ़ेंगे, राइट, सीढ़ियों से। या तो फिर आप इस तरह से डायरेक्ट क्लाइंबिंग करके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इट इज अ वेरी टफ पार्ट, है टफ जॉब। तो एक्चुअली नीट एग्जाम का क्या लेवल है, तो हमारे जो ऑफलाइन बैच के जो हमारे बच्चे होते हैं, राइट, जो ऑनलाइन बैच के बच्चे, राइट, तो उन बच्चों को मैं अक्सर यही पूछता रहता हूं कि देखिए आप थोड़ा मेन पार्ट समझिए कि एक्चुअली जो आपका नीट का एग्जाम है वो इतना टफ एग्जाम नहीं है। टफ एग्जाम जो वर्ल्ड के जो टफ एग्जाम्स होते हैं उनमें कहीं पर, या इंडिया के जो टफ एग्जाम है या एशिया के किसी के भी आप देख लीजिए, टफ एग्जाम में कहीं पर भी नीट एग्जाम का नेम नहीं है। टफ किसे कहते हैं? यूपीएससी अपने आप में एक टफ एग्जाम है, राइट। फिर अगर आप एमबीए के लिए जो कैट एग्जाम अपने आप में टफ एग्जाम है। आईआईटी जेई जो है मेन, मतलब मेन से ऊपर जो एडवांस
राइट। तो जो आईआईटी के लिए जो एडवांस जेई एडवांस एग्जाम, इट इज अ टफ एग्जाम। मतलब ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्स है कि जिनका एक्चुअली एग्जाम पेपर या एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का जो लेवल होता है वही बहुत टफ रहता है। नीट का पेपर देख, क्योंकि अभी देखो मैं जो बात कर रहा हूं तो ये वीडियो मेरे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे भी सुन रहे होंगे, जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे वो भी सुन रहे होंगे, राइट। तो उन बच्चों को मैं कुछ अलग कहूंगा और यहां पर यूट्यूब पर कुछ अलग कह रहा हूं। या तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में, स्कूल में कहीं पर पढ़ रहे, ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे, तो आप जो फील कर रहे हैं और मैं जो बात करूंगा वो कुछ दो अलग ही चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को कुछ अलग बात कर रहा हूं एंड यहां पर यूट्यूब पर कुछ अलग बात कर रहा हूं, वो भी डबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत बार बच्चों को बताया, ये प्रूफ करके बताया हुआ है कि नीट एग्जाम का जो लेवल है ना वो बहुत ही मीडियम लेवल का एग्जाम है। जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत ही मीडियम, प्योरली टेक्स्ट बुक बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस वहां पर रहते हैं, राइट। अभी मैं वीडियो जहां से बना रहा हूं, मैं समझ लो बच्चों के, मैं गुजरात स्टेट से हूं, तो आप जिस भी स्टेट से हो तो आपके स्टेट एग्जाम का जो भी एग्जाम का पैटर्न रहता है, तो हमारे यहां पर एमसीक्यू पार्ट रहते हैं गुजरात बोर्ड के जो एग्जाम पैटर्न रहता है, राइट। तो आप किसी भी स्टेट के कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट के इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ अपने सभी स्टेट के कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह रहते हैं, तो उन सभी एंट्रेंस टेस्ट के या बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देखना और नीट के क्वेश्चंस देखना। मैंने ये बच्चों को लाइव मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ था, दिखाया था कि ये देखो बच्चों 20 क्वेश्चन है, इनमें से मतलब मैं एग्जाम का नेम हटा देता हूं, तो आप बताना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, कौन सा नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में बच्चे या हम टीचर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन यार थोड़ा, मतलब हम ये समझते हैं कि बोर्ड थोड़ा नीचे है, नीट उससे भी ऊपर है, जेई मेन, यस नीट और जेई मेन में ऐसा है कि भाई नीट से जेई मेन थोड़ा टफ है ऑब्वियसली, लेकिन सेम फंडा हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचकर मतलब ये मत बैठिए कि नीट एग्जाम बहुत ही टफ है, एक्चुअली बहुत ही इजी एग्जाम है। नीट 2024 का पेपर देखेंगे, 23 का पेपर देखेंगे, मैं बहुत सारे इस चैनल पर भी वीडियोस लाऊंगा, उससे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। उन वीडियोस में हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना लल्लू सा क्वेश्चन है, ये देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन। एक्चुअली में समझिए कि भाई गेम, एक्चुअली गेम क्या है वो समझिए कि भाई ये इतना कंपटीशन, इतना मतलब सबसे यहां पर दो पार्ट है। देखिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो मतलब लैक्स ऑफ अमाउंट में जो चार्ज करते हैं, राइट, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख मतलब उतना, मतलब बहुत जगह मतलब स्कूल प्लस अगर जेई नीट का कोचिंग साथ में हो रहा है तो 3 लाख प्लस भी वहां पर 11 12 का दोनों का पैकेज 4 लाख से भी ऊपर जा सकता है। ऐसे भी स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है कि जो मतलब 50 70 80 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक सब कुछ जाता है। तो समझ लो कि अगर वो लोग ऐसा बोल देंगे कि भाई नीट एग्जाम तो बहुत ही इजी है, आप टेक्स्ट बुक लेवल की एनसीईआरटी मस्त अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, टेक्स्ट बुक बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, उनके नोट्स पढ़िए, इजीली आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो भाई साहब कौन 1 लाख रुपए, 2 लाख 3 लाख रुपए देगा? कोई नहीं देगा। तो एक उस टाइप का एटमोस्फियर, वो कहता है ना भाई डर का धंधा, मतलब एक एटमोस्फियर क्रिएट करना पड़ता कि भाई वो बहुत ही सीरियस होना जरूरी है, इसके लिए कॉन्शियस होना जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन डिसिप्लिन प्रिपरेशन जो भी देना है वो किस लेवल का एफर्ट देना है वो तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली भाई नीट एग्जाम का लेवल ये है। तो सबसे पहला मैंने रीजन ये बताया मतलब कि एक्चुअली ये एक एटमोस्फियर, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि भाई वो बहुत ही डेंजर एग्जाम है। अच्छा, अभी डेंजर लगना भी चाहिए और लगता भी क्यों है? क्योंकि वहां पर बच्चों को स्कोर करना है 600 प्लस, 650 प्लस, 680 प्लस, 700 प्लस, तब जाकर गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या कुछ अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलता है। तो पूरा गेम समझो, पूरा गेम एग्जाम के टफनेस पर नहीं है भाई, ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। मतलब कि जैसे 20 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चे जिस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, राइट, और वहां पर सीट्स काफी कम है, और उनमें से भी गवर्नमेंट या फ्री सीट कहो, सेमी गवर्नमेंट कहो, तो वो सीट्स तो काफी कम है। तो ऑब्वियसली उन सीट्स में आपको एडमिशन लेने के लिए ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और ज्यादा स्कोर करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए जो नीट का पूरा एग्जाम जो है ये गेम स्पीड प्लस एक्यूरेसी का है। मेनली जो है कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते, मैं आपको प्रूव करके और नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर जिन बच्चों को लगता है कि सर ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो, अरे मैं ओपन चैलेंज मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को दे रहा हूं कि मैंने आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करवाए, जो हमारे स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्जाम, उनके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम नीट के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए
तो वहां पर मतलब नीट के जो क्वेश्चंस होते उनको कुछ अलग से सींग नहीं होते भाई, वो क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अगर आप बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, डायरेक्टली जेई पर जंप कर रहे हो, एडवांस पर जंप कर रहे हो, तो वो वहां पर बहुत डिफरेंस है। नीट में इतना डिफरेंस ही नहीं है भाई, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वहां पर गेम पूरा टफनेस का नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए या ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। किसने कहा भाई कि आपको बहुत टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे? वो मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बैठे हो, फिर भी आपके पास टाइम है, तो आप अलग टाइप के एक्स्ट्रा खुद को मतलब प्रिपेयर करने के लिए आप थोड़े हार्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन माइंड में ये पता तो होना चाहिए कि भाई साहब लास्ट बहुत ईयर्स मतलब लास्ट किसी मतलब 4 5 6 साल 10 साल के मैंने क्वेश्चंस देखे हुए, वो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक भी मैंने बच्चों को बताया था कि आप बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन मस्त करो। आप लास्ट 36 37 ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लाइव प्रूफ के साथ उनको प्रूव करके दिखाया कि देखिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से। मतलब समझ लो कि लास्ट 37 ईयर्स का एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई 70 क्वेश्चंस है, तो 70 में से भाई 60 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि आप प्योरली टेक्स्ट बुक सॉल्व कर पाएंगे, टेक्स्ट बुक बेस ही सॉल्व कर। कुछ गिने चुने 5 10 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे लास्ट 37 ईयर्स में कि उनमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि भाई आज से 20 साल पहले 25 साल पहले क्या सिलेबस था, क्या टेक्स्ट बुक थी, 30 ईयर्स पहले क्या टेक्स्ट बुक थी, तो वो हमको भी नहीं पता। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस अभी है, तो लास्ट आप 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, उससे आपको एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल पता चलेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 95+ परसेंटेज में जो भी है, तो उससे मतलब 95% प्लस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ बोर्ड लेवल मतलब टेक्स्ट बुक लेवल के। आपने अच्छे से, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए तो आप इजीली अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मतलब सबसे पहला मेरा मेन इस वीडियो का एम जो है यही है कि आप एक्चुअली में नीट एग्जाम का लेवल समझिए। आपको सिर्फ डराया जा रहा है, या तो सिर्फ आप अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर डर रहे कि सर 600+ बच्चे ऐसा करते हैं कि 600+ मार्क्स लाने, तो बहुत ही टफ जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, टफ बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम है। आप मीडियम लेवल के, थोड़े एक स्टेप ऊपर लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, बट अब ज्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो कोई बात नहीं है। आप किसी चैप्टर के 100 कीजिए, 200 कीजिए, 300 500 क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, मतलब उसकी सॉल्विंग की प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आ रहा है? तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगी, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। 500 क्वेश्चंस आप अलग अलग बुक से या कहीं से भी सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक फिर छूटेगा। PYQs कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम का लेवल आपने समझ लिया। अब दूसरी मेन चीज जो आपकी यहां पर अभी आने वाली है, वो है आपका माइंडसेट। क्या होने वाला है बच्चों? यस, माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, ये फोटो भी आप लोगों ने बहुत बार देखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम यहां पर ये करेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब मैं अक्सर बच्चों को पूछता हूं कि आपका नीट एग्जाम के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूं बच्चों को। बस मैं रैंडमली यही पूछता हूं कि अगर समझ लो कि भगवान ने, मतलब ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, अगर आपसे नीट 2025 क्लियर नहीं होता है, तो बच्चों मतलब मैं पहले ऐसा एक बैकग्राउंड बनाता हूं कि भाई नीट 2025 आपका अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो यार आप मतलब मूडलेस मत हो जाओ, आप डिप्रेस मत हो जाओ। लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है, दैट आप कुछ प्लान भी आपने कुछ सोच के रखा है या नहीं रखा है। तो कुछ बच्चे, मतलब समझ लो कि 10 बच्चे बैठे हुए, तो 10 में से 7 या 8 बच्चे तो यही कहते हैं कि सर फिर मैं फार्मेसी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। 1-2 बच्चे ऐसे निकलते हैं कि आपका नीट 2025 क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो सर मैं 2026 में दूंगा, वो भी क्लियर नहीं होता 2027 में दूंगा। एंड दिस इज द करेक्ट माइंडसेट कि अगर ये नहीं तो और कुछ भी नहीं। मतलब मैंने बच्चों को ये बताया कि आप दिमाग में ये बिठा दीजिए, ये माइंड में, मतलब आप सेट कर देना है आपको दिमाग में कि मुझे किसी भी रीजन, एनी हाउ, कुछ भी करना पड़े, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट क्लियर करके डॉक्टर ही बनना है और कुछ भी नहीं। अगर पहली बार मैंने क्रैक नहीं कर लिया तो मैं दूसरी बार ट्राई करूंगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो मैं तीसरी बार ट्राई करूंगा, लेकिन मैं यही करूंगा और यही करके ही रहूंगा। अगर ये माइंड सेट है ना, तो दूसरी बार तीसरी बार की नौबत ही नहीं है कि पहली बार में आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो। अगर आपके दिमाग में बैकग्राउंड में कहीं पर भी ऐसा एक सेकंड थॉट चल रहा है, तो
तो ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन आपकी प्रिपरेशन में रहेगा, दैट ऑटोमेटिकली वो यहां पर रिफ्लेक्ट होगा ही, आपके माइंड सेट में रिफ्लेक्ट होगा ही। नेचर, प्रकृति, जो भी कहो आपको इसी डायरेक्शन में, उसी स्टाइल से आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सभी कायनात आपको, है ना, हाँ बस वही डायलॉग है, सभी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो बस यही माइंड सेट है, वो एक उस डायलॉग के फॉर्म में था, ये अब इस डायलॉग के फॉर्म में मैं कह रहा हूं कि बस लगे रहो, लगे रहो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सारी चीजों का कंक्लूजन ये है कि बस करना है तो यही करना है, नहीं होगा तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो मैं तीसरी बार ट्राई करूंगा। बस ऐसे माइंड सेट के साथ जब आप उतरते हो ना, तो मतलब बात गई। बहुत बार ऐसा देखा है कि किसी ने मतलब इस माइंड सेट से उतर दिया किसी भी मतलब बैटलफील्ड में कि आज यार वो नहीं तो मैं भी नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसको तो हरा के छोड़ूंगा। जीत ही जाएगा बंदा, क्योंकि कोई सेकंड थॉट ही नहीं है वहां पर, उसके दिमाग में ये थॉट ही नहीं है कि अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। भागना नहीं है, राइट, छोड़ना नहीं है, लगे रहना, लगे रहना, लगे। किसी भी फील्ड में देखो आप, राइट, जो बंदा सिर्फ लगे रहता है, लगे रहता है, लगे रहता है, वही मतलब कामयाब होता है। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी फील्ड में एक साथ आगे पीछे ही आए हुए होते हैं, एक दो साल का डिफरेंस रहता है, लेकिन उनमें से सभी को एक ही सक्सेस का एक ही रास्ता होता है और सभी को उसी रास्ते से वहां से पास होना पड़ता है। तो उस रास्ते पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डाइवर्जन ले लेते कि भाई मेरी फिल्म नहीं चल रही है, मैं क्रिकेट में नहीं चल रहा हूं या मैं इसमें नहीं चल रहा हूं, तो यार अगर मैं नहीं चलूंगा तो मुझे कोई सेकंड ऑप्शन साइड में कुछ, मुझे साइड बिजनेस भी सोचना चाहिए, किसी और एग्जाम के लिए भी मुझे साइड में प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है तो साइड में, अगर यूपीएससी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी कोई और एग्जाम की भी साथ में प्रिपरेशन करके अगर वो भी एग्जाम क्लियर हो तो उसमें मैं चला जाऊंगा। तो और अलग अलग रास्ते लोग ले लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि यार वो बस लगे रहते हैं कि यार जो भी हो जाए, राइट, कि मुझे और कुछ भी नहीं करना है, बस मैं यही करूंगा। मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया, मैं यही करता रहूंगा। मुझे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एग्जाम देना है, तो मैं आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने तक, जब तक मेरा फिर से सिलेक्शन ना हो, जब तक मेरे एग्जाम की फिर से डेट ना आ जाए, राइट, जो भी चीज है मैं यही करता रहूंगा, मैं यही करता रहूंगा, मैं यही करता रहूंगा। तो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और आप यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, मतलब लगे रहे ना, तभी जाकर वो शाहरुख खान बनता है, तभी जाकर वो अमिताभ बच्चन बनता है, तभी जाकर वो विराट कोहली बनता है, या जो भी किसी भी फील्ड का जो भी बंदा है, तब जाकर वो चीज को अचीव कर पाता है। क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस आपका सबसे मेन जो चीज है ना, वो माइंडसेट है। अगर माइंडसेट ठीक है ना, तो पीछे की चीजें आपकी सुपर्ब चलेगी, राइट। तो ये हमारी बात हुई कि भाई एक्चुअली एग्जाम का लेवल ये है, तो डरना नहीं है। इस वीडियो के बाद जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका डर निकल जाना चाहिए कि यस सर, आई कैन डू इट, हम करेंगे, हम फोड़ेंगे। तो यार कमेंट में जरूर लिखना कि यस आई कैन डू इट। एक बार लिखने से जो हिम्मत मिलती है ना, आई कैन डू इट, वो यार वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वो अपने आप को मतलब एक चैलेंज होता है, अपने आप पर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यस आई कैन डू इट। तो यार ये एक माइंडसेट हमारा हुआ। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की कि भाई मतलब ये नीट एग्जाम का ये लेवल है, ये माइंडसेट है। अब थोड़ा हम आगे जाएंगे, भाई नीट 2024 का पहले पेपर को देखो कि भाई कैसे नीट 2024 का पेपर हुआ था, किस चैप्टर्स के कैसे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि देखिए कि जो भी सिलेबस बोर्ड लेवल का, जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा है, तो वो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे जो हमारा एकेडमिक ईयर है 2023 टू 2024 वाला, राइट, 23 से 24 वाला जो एकेडमिक ईयर था, वहां पर सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी कहेंगे, जो भी हमारे बोर्ड लेवल के टेक्स्ट बुक्स है, वहां से कुछ चैप्टर्स को हटा दिए थे। लेकिन नीट वालों, सॉरी 2023 की बात कर रहा हूं, सॉरी 1 साल के पहले की बात कर रहा हूं, तो टेक्स्ट बुक से चैप्टर्स हट चुके थे, लेकिन नीट वालों ने तो वो चैप्टर्स रखे थे। लेकिन ये जो 2024 में जो एग्जाम हुआ, वो फर्स्ट टाइम ऐसा एग्जाम हुआ कि हमारे टेक्स्ट बुक ने जो सारे चैप्टर्स है और वही चैप्टर्स नीट में कंसीडर किए गए, सिर्फ अलावा मतलब एक के अलावा पी ब्लॉक। तो यहां पर हमने 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे उसका एक लिस्ट निकाला है। तो यहां पर देखिए 11th स्टैंडर्ड से 23 क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड से 27 क्वेश्चन है, राइट। ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि 2025 में जो एग्जाम होने वाला है सेम होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 24 हो जाए, यहां पर 26 हो जाए, यहां 28 हो जाए, यहां पर 22 हो जाए। मतलब ये हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट नियर टू दोनों का 50-50% वेटेज है। और अभी हमने स्टार्टिंग से जो बात स्टार्ट की थी कि भाई आप में से 11th स्टैंडर्ड वाले, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो 11th स्टैंडर्ड में आप जब
प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपकी अच्छे से, इतनी अच्छी से एक्चुअली में जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो 11th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो क्या हम नीट 2025 क्रैक कर सकते? तो उनके लिए हम अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि भाई आप देखेंगे तो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई 50-50% के कुछ नियर है। अगर ये क्वेश्चन 26 हुए, ये क्वेश्चन आपके 24 हुए, तो नियर टू ऐसा कुछ हो रहा है। एग्जैक्ट 60-40 भी नहीं है, राइट, मतलब 55, 45, 47 अराउंड कुछ ऐसे परसेंटेज में जाएगा गेम, तो मतलब पकड़ के चल सकते भाई नियर टू 50-50% दोनों से क्वेश्चन आते, थोड़े 12 से क्वेश्चन ज्यादा आते। तो अभी हमारा मेन जो वीडियो का आज एम है, जो टाइटल है कि भाई अगर आपको केमिस्ट्री में 160 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए हम क्या माइंडसेट, तो वो डिसाइड कर लिया। अब कैसे ऑन पेपर कैलकुलेशन भी होना चाहिए कि कैसे हम ऑन पेपर इसको सारा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि भाई हमारा नीट 2025 के लिए क्या प्लान है, कितने मार्क्स हम लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लास 12 से मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर आपका 12th स्टैंडर्ड है तो 12th स्टैंडर्ड में समझ लो जो भी क्वेश्चंस आपके 27, 28 जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से आप इजीली 25 क्वेश्चन 110% करेक्ट कर ही पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों का ऑलवेज मैंने इतने सालों से देखा है कि 12th स्टैंडर्ड बहुत ही मस्त रहता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा वो सीरियस होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है, एक ही साथ भाई 10th स्टैंडर्ड से सिलेबस इतना बड़ा हो गया, 10th का थोड़ा सिलेबस कम रहता है, शायद स्कूल टाइम, कोचिंग का टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम, जो 10th का जो टाइमिंग रहता है वो सब कुछ आपका कम रहता है। जैसे 11th में आ गए तो भाई वहां पर 10th स्टैंडर्ड में साइंस की एक या छोटी छोटी पतली 1-2 बुक थी, यहाँ पर भी फिजिक्स के 2 टेक्स्ट बुक हो गए, केमिस्ट्री के 2 टेक्स्ट बुक हो गए, बायोलॉजी के 2 टेक्स्ट बुक हो गए, मतलब सिलेबस बढ़ गया। स्कूल का टाइम, कोचिंग का टाइम ऑलमोस्ट डबल हो गया, सेल्फ स्टडी, जेईई, नीट, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो गई। तो ऑब्वियसली भाई टाइम मैनेजमेंट में 11th स्टैंडर्ड बहुत चला जाता है आपका, बेसिक सारी चीजें समझने में, करने में, राइट। तो जनरली हमने देखा है कि 12th स्टैंडर्ड में बच्चे बहुत सीरियस होते हैं और काफी अच्छे से 12th में प्रिपरेशन कर पाते हैं बच्चे। तो 12th में अगर आपने 25 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर लिए, इनटू अगर मैं 4 करूंगा तो ये 100 मार्क्स आपके होंगे, राइट। और अभी हम 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब इतना इजी, इतना मस्त हम प्लान डिस्कस करेंगे कि आपको लगेगा यस यार हो सकता है यार, हाँ सर, मतलब आपने एक नई, एक ऊर्जा, एक नई जान डाल दी कि भाई यार मतलब नहीं हो पा रहा था और हो सकता है यार, राइट। तो ये ऐसे हो सकता है कि 11th स्टैंडर्ड आपका वीक है, हमने समझ लिया। 11th स्टैंडर्ड के कितने क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि भाई 23, 24 क्वेश्चन, उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ 50% क्वेश्चन ही करेक्ट कर पाते। मतलब कि 11th स्टैंडर्ड के हमारे केमिस्ट्री के जो 9 चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स से हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने करेक्ट किया है। दूसरे क्वेश्चंस हमको नहीं आते, इजी इजी वाले जो क्वेश्चंस थे हमने वही सभी करेक्ट किए, तो 9 क्वेश्चन वो हुए। और अभी देखो मोल कॉन्सेप्ट काफी इजी चैप्टर है, तो वहां से आप इजीली 2 क्वेश्चन हम समझ के चलते कि आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो कर लिया, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने मोल कॉन्सेप्ट से कर लिया। फिर हमारा चैप्टर जो 3 पीरियोडिक टेबल वाला है तो वो भी इजी है, कभी क्वांटम नंबर से भी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप समझिए चैप्टर 2 और 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल, उनमें से आपने एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया। फिर केमिकल बॉन्डिंग में से तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन कर लिया। किसी का ऑर्गेनिक अच्छा है तो किसी ने ऑर्गेनिक से क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, राइट। तो इतने जो 9 चैप्टर्स है, तो उनमें से जो एक्स्ट्रा हमने 9 चैप्टर्स से, मतलब ये जो 11th स्टैंडर्ड के जो 9 चैप्टर्स है, उसमें से कितने क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस आए। 9 हम पर चैप्टर हमने एक क्वेश्चन किया, और बाकी जितने भी अभी क्वेश्चंस हमारे पास बचे 23 से मैं अगर 9 को मैं मतलब माइनस कर रहा हूं तो नियर 15-16 क्वेश्चंस जो भी आपके पास बाकी, उनमें से एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चंस, मतलब कि मैं यहां पर ये पकड़ के चलता हूं कि हमने 11th स्टैंडर्ड से सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चंस हमने करेक्ट किए हैं। तो 40 ये हुए, सॉरी 48, सो 148 मतलब कि नियरली 150 मार्क्स। तो अब बस इतने क्वेश्चन से आप चले जाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे सर लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड से ऐसा नहीं हो सकता ना 25 करेक्ट हो, तो मतलब 12th स्टैंडर्ड से 25 करेक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई 11th स्टैंडर्ड से 15 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस, मतलब यहां पर 25 प्लस 12 कितने क्वेश्चंस हुए, 25 प्लस 12 आपके 37 क्वेश्चंस आपके हुए यहां पर। तो आपने बाकी 50 क्वेश्चन से बाकी के कितने क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हैं यहां पर, और 12-13 क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे हैं वहां पर। तो उन 12-13 क्वेश्चन से समझ लो किसी भी बच्चे ने 1, 2, 3, 4, ये मैंने एकदम मिनिमम से स्टार्ट किया कि भाई मिनिमम हर कोई बच्चा इतना स्कोर कर सकता है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी यहां 25 की जगह पर
22 23 क्वेश्चन ही करेक्ट हो सकते हैं भाई। 12th स्टैंडर्ड से समझ लो 27 28 क्वेश्चन आ रहे, उनमें से 5-6 क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दिया, नहीं आते, चलो छोड़ दिया। तो उसके हिसाब से सामने ऐसा भी हो सकता है कि 11th स्टैंडर्ड के जो 23 24 क्वेश्चंस आने वाले, उसमें से आपने 10 12 की जगह पर 13 14 15 16 क्वेश्चंस भी आपने करेक्ट कर लिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आप 150 तक तो पहुंच गए। अब 2024 में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180 160 प्लस स्कोर उन लोगों ने कर लिया है। तो देखिए कि मैं आपको समझा, देखिए बायोलॉजी, फिर आपका फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में 360 जो भी आपके मार्क्स होने वाले, उनमें से आप सिर्फ और सिर्फ 300 पकड़ के चलिए, मतलब कि 60 मार्क्स का आपको नहीं आता है। बायोलॉजी पार्ट इतना इजी है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास आने वाले, उनमें से 15 क्वेश्चंस आप नहीं आते, छोड़ दिया आपने 15 क्वेश्चंस को, कोई बात नहीं, चलिए 300 मार्क्स। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों का मिलाकर आपको कितना स्कोर करना है? 300। ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री में आपके 150 हो और फिजिक्स में भी 150, केमिस्ट्री में आपके 160 है और फिजिक्स में 140 है, राइट? ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन होकर आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप अभी भी 600 तक तो आप पहुंच गए भाई इजीली। और 600 पर अब ये 2024 में कुछ स्कैम हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से ये स्कोर इतना ऊपर चला गया कि भाई साहब मतलब 600 मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, 650 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, 680 की मतलब 650 680 प्लस जा रहे हो तब जाकर आपकी वैल्यू बन रही है कि नहीं भाई अच्छा बंदे ने अच्छा स्कोर किया। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे, 2020 में देखेंगे, 21 22 23 में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के, यार हम एम्स की बात नहीं कर रहे या तो इंडिया के टॉप लेवल के कॉलेज की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस भी स्टेट में, उस स्टेट के टॉप कॉलेजेस में आपको अच्छा खासा एडमिशन इस स्कोर पर भी मिल सकता है। ये एक ड्रीम है भाई। समझ में आ रहा है? ये तो भाई इस साल इतना स्कोर ऊपर चला गया तो ये ड्रीम मतलब ये हो गया कि अच्छा 600 में क्या करना है। दुनिया में बहुत सारे, मतलब समझ लो कि बहुत सारे लोग ऐसे, अभी देखो कार के प्राइस है या किसी भी चीज में इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, सोशल मीडिया पर इतनी एक्सपेंसिव चीजें चलने लगी है, तो कुछ मतलब 5 10 25 50 लाख की कोई भी कार है और किसी की आप 1 लाख 1 करोड़ वाली आप कार देख रहे हो, यार ये हमारी तो सिर्फ 15-20 लाख की कार है यार, 1 करोड़ की कार। लेकिन 1 करोड़ कार वाले मतलब किसी के मतलब 1 करोड़ रुपए की कार है, उतने मतलब ऐसे लोग कितने हैं भाई? बहुत कम लोग हैं। ये 15-20 लाख की कार आपके पास है, ये किसी का ड्रीम है भाई। इट इज नॉट अ बैड, ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई आप 20 लाख रुपीस की कार को एफर्ट कर पा रहे हो। महिंद्रा XUV 700 आप ले सकते हो, तो यार उसमें बैठकर आप दुखी हो रहे हो किसी की यार मर्सिडीज BMW देखकर, राइट? वो है। पहले आप इधर तो बैठ जाइए, राइट? मैंने कहां पर ना बोला कि आप XUV में बैठे रहिए, आप पहले ये माइलस्टोन ये तो अचीव कीजिए। समझ में आ रहा है? ये अचीव होने के बाद फिर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, मतलब कि आपके दिसंबर जनवरी फरवरी तक आप जब भी आप ऑफलाइन स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पर आप ट्राई तो कीजिए कि कब तक आपका स्कोर क्या आ रहा है। फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे तो डायरेक्टली आपके 680 प्लस नहीं आएंगे। जिस भी बच्चे के 680 प्लस है, 700 है, डायरेक्टली उनका फर्स्ट जब मॉक टेस्ट हुआ था या जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनमें 600 प्लस शायद ही होते हैं। पहले भाई फर्स्ट टाइम 500 प्लस आते, फिर 600 तक पहुंचते, फिर 620 640, फिर और शार्प और शार्प और शार्प, खुद को और बेहतर बेहतर बेहतर, रिवीजन 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 रिवीजन, मिस्टेक्स कहां पर हो, सारी चीजों को मिला जुलाकर फाइनल तक वो वहां तक पहुंचते भाई। और हम क्या सोच के बैठ जाते हैं यार, आप क्या सोच के बैठ जाते हैं कि भाई पहली बार मतलब मैं कोचिंग में कहीं पर भी मॉक टेस्ट दे रहा हूं, अभी तो मेरे सिर्फ 400 आ रहे, मेरे सिर्फ 500 आ रहे, मेरे सिर्फ 550 आ रहे। अरे प्रैक्टिस करता जा बेटा, धीरे धीरे आएंगे ना। विराट कोहली भी पहले दिन जब आया था तब ये विराट कोहली नहीं बना था, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन या कोई भी, शाहरुख खान है, तो पहली बार आकर इस सुपरस्टार नहीं बने थे भाई। करते गए करते गए करते गए, लेकिन हमारा टाइम लिमिट ही है ना। उनको पास टाइम लिमिट मतलब है थोड़ा ज्यादा, 5 10 15 साल तक है, हमारे पास अभी नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर जाएगा, फिर अभी नहीं चल रहा है, मतलब जब नवंबर आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो धीरे 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 आपको मई तक जितनी भी आप में कैपेसिटी है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, उसके हिसाब से आपको इस स्कोर तक पहले पहुंचना है, फिर इससे आगे आपको जाना है। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये पूरा माइंडसेट कैसे, कितने मार्क्स लाने, वो सब कुछ है। अभी रोड मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई रोड मैप एक्चुअली नीट 2025 का क्या है, कि भाई क्या हम ये पूरा जुलाई से स्टार्ट करके दिसंबर तक का स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स
सभी का पूरा डिटेल में वीक वाइज आपको एनालिसिस यहां पर मिल जाएगा कि आपको वीक वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो पूरा प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने एक चार्ट आपके लिए रेडी किया है। इस चार्ट में मैंने दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब जुलाई टू दिसंबर सारे मंथ्स मैंने यहां पर आपके लिए रख दिए। फिर यहां पर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 रखे। मतलब कुछ ही मंथ्स ऐसे होते हैं कि जहां पर वीक 5 होता है, राइट। जनरली 4 वीक्स रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट वीक ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि मंडे से ही स्टार्ट होता है, राइट। मतलब ऐसा हुआ कि ट्यूसडे, थर्सडे से स्टार्ट हुआ तो आपको 2-3-4 दिन यहां पर वीक 5 में भी एक्स्ट्रा मिल जाते। तो देखो प्रिपरेशन 11, 12 दोनों बैलेंस करके आपको कैसे चलाना है, कैसे रिवीजन टेस्ट सब कुछ कैसे बैलेंस होगा, ये इसका पूरा रोड मैप मास्टर प्लान है जुलाई टू दिसंबर का। तो देखिए यहां पर मैंने आपके लिए ये रेडी किया, कुछ सैंपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैं जुलाई के एज ए एग्जांपल, फर्स्ट वीक में एज ए एग्जांपल अभी चल रहा हूं मैं। तो मुझे केमिस्ट्री का आपको ऐसा लिखना है, आपको ये जो भी यहां पर चार्ट है डिस्क्रिप्शन से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। A3 साइज में थोड़ा बड़ा सा मस्त प्रिंट ले लेना, पूरा अच्छे से 1-2 घंटे बैठकर जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं ऐसे आपको पूरा फिलअप करना। लाइक ऐसे कि भाई केमिस्ट्री है तो 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1, ये फर्स्ट वीक में मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स का ये, बायोलॉजी का ये। वीक में आपको पर सब्जेक्ट एक ही चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, बस एंड तक पूरा दिसंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 महीने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके पास बचेंगे, पेपर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। तो देखिए 12th का मैंने चैप्टर 1 लिया, फिर ऑब्वियसली कि नेक्स्ट वीक में अभी 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर सभी बोर्ड लेवल पर स्कूल कोचिंग में इतने फास्ट खत्म नहीं होंगे, 1-2 वीक तो हर चैप्टर में लगता है। तब तक हम बीच में क्या करेंगे, तो भाई साहब 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 मैंने बीच में खत्म कर दिया। तब तक मेरा 12th स्टैंडर्ड का और एक चैप्टर अगर समझ लो स्कूल कोचिंग में खत्म हो चुका है, हम और पर चल रहे हैं अभी, तो मतलब इफ और पर, तो 12th स्टैंडर्ड का मैंने और एक चैप्टर ले लिया, समझ में आ रहा है। अब वीक 4 जो है ना बच्चों, वो वीक 4 में कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस के लिए है। मतलब कि आपने समझ लो फर्स्ट वीक में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, उसके 3 चैप्टर कंप्लीट किए, यहां पर 3 चैप्टर कंप्लीट किए, यहां पर 3 चैप्टर कंप्लीट किए, तो ऑब्वियसली आपने इस मंथ में 9, और समझ लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर छोटा सा भी है, तो आपने 9 से 10 चैप्टर, आपने 9 to 10 चैप्टर्स आपने इस मंथ में पूरा रिवाइज किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। ये जो है सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, कोचिंग में, स्कूल में, वहां पर तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सेल्फ स्टडी में, सेल्फ प्रैक्टिस में, खुद के प्लानिंग में इतना कंप्लीट किया है। तो लास्ट वीक मतलब जो भी आपका 4th वीक है, वहां पर आप ये जो सब कुछ आपने पढ़ा हो ना 9 चैप्टर्स, उनको अच्छे से आप मस्त 2-3-4 दिन में पूरा रिवाइज कर लीजिए, और लास्ट में इन सभी का एक टेस्ट अच्छे से मस्त दे दीजिए। ये बात खत्म हुई। फिर नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो ऑल्टरनेट चलेंगे, 12th, 11th, 12th, फिर हम यहां पर अगस्त में जाएंगे। तो अगस्त में देखिए, अगस्त में फिर से यहां पर अभी नेक्स्ट हम 11th स्टैंडर्ड लेंगे, तो 11th स्टैंडर्ड का, सॉरी हाँ 11th स्टैंडर्ड का यहां पर हम चैप्टर 2 लेंगे, फिर यहां पर 12th स्टैंडर्ड का कोई एक चैप्टर और लेंगे, फिर यहां पर 11th स्टैंडर्ड का कोई एक और चैप्टर लेंगे। तो देखिए हर वीक में, सॉरी हर मंथ में केमिस्ट्री के मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे। कितने मंथ है, 6 मंथ्स है, तो 6 into 3 करेंगे 18। केमिस्ट्री में चैप्टर्स कितने हमारे 11, 12 दोनों के कंबाइन करेंगे तो 19 चैप्टर्स है। उनमें समझ लो कोई एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स है। और ऐसा भी तो नहीं है कि जुलाई में आज हम अब जब वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो कि ये वीडियो अब अगस्त में भी देखेंगे, मतलब अब तक ये वीडियो पहुंचने में थोड़ा टाइम और लग रहा है, तो ये जुलाई में या अगस्त में देखेंगे, तब तक आपने नीट में कुछ भी नहीं किया, आप जीरो, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन की होगी। अभी मतलब अब जब मैं जुलाई में वीडियो बना रहा हूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर भाई साहब खत्म करके बैठे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करके बैठे। तो ये मैंने एक आपको एक आइडिया के लिए आपको मैंने दिया है। इनमें ऐसा भी है कि भाई आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर देखियो हर वीक में मैं बायोलॉजी का सिर्फ एक ही चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, तो मेरे अब तक तो मतलब सिर्फ मेरा 12th का सिलेबस खत्म होगा, 11th तो पूरा बाकी रह जाएगा। तो उनमें ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, तो एक दिन में आप 2-2 चैप्टर्स भी ले सकते हो। तो आपको पूरा ये प्लान बनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वीक्स में समझ लो कि भाई 7 4 28 और कुछ मंथ में 31 डेज है, तो आपको 29, 30 एंड 31 मतलब वो 3 दिन भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। समझ में आ रहा है? बीच में आपके बहुत सारे हॉलीडेज आएंगे, दिवाली वैकेशन आएगा, जन्माष्टमी का वैकेशन आएगा, और आप में से बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो ड्रॉपर है तो ऑब्वियसली वो तो इससे भी फास्ट कर सकते हैं।
कुछ बच्चे डमी स्कूल वाले बच्चे कि सिर्फ उनको स्कूल नहीं जाना होता, सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून में कोचिंग रहता है, तो उन लोगों के लिए नाइट में भी पूरा टाइम रहता है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक भी उनके पास पूरा टाइम रहता है। तो आप पर डे एक या दो एक दो चैप्टर्स भी आप अगर एक्स्ट्रा भी खत्म कर रहे हैं, राइट, सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी सब्जेक्ट मतलब ऐसा है कि उसके लिए एक चैप्टर के लिए पूरा दिन आपको शायद नहीं देना पड़ रहा है। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी कोचिंग में आपको मस्त अच्छे से पहले पढ़ाया हुआ है, राइट, आपने वहां पर रिवाइज भी किया है, वहां पर जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो भी किया हुआ है। हम यहां पर सेल्फ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें पर मतलब पूरा दिन एक चैप्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री में पूरा दिन देना पड़ता है, राइट। किसी भी चैप्टर के आप 50, 100, 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3-4 घंटे में आपका इजीली वो पार्ट खत्म हो जाएगा। तो बस ऐसे आपका पूरा रोड मैप बच्चों आपको बनाना होता है कि कैसे आप यहां से जुलाई से स्टार्ट करके दिसंबर तक मतलब एवरी वीक आपको रिवीजन भी करते रहना है। समझ लो आपने ये जुलाई, अगस्त, सितंबर की जब अब लास्ट 4th 5th वीक में आप जब आ रहे हो तो वहां पर इन सारे वीक्स में आपने इन सारे मंथ्स में आपने जो भी प्रिपरेशन, समझ लो यहां पर 9 चैप्टर, यहां पर 9 चैप्टर, यहां पर 9 चैप्टर, तो मतलब कि अब सितंबर एंड तक 30+, राइट, 30 से भी ज्यादा चैप्टर्स आपने इन 3 महीनों में पढ़ रखे हुए, फिर उनको साथ में पढ़ रहे हो, भूल रहे, हम पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं। तो यहां पर सितंबर है, फिर यहां पर अक्टूबर है, नवंबर है, जब दिवाली का वैकेशन आता है, जन्माष्टमी का कोई वैकेशन आता है, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वहां पर आपको इन सारी चीजों को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते रहना होता है। क्योंकि ये जो मेहनत आप यहां पर इस वीक में इन दिनों में जो मेहनत लगा रहे हो वह यहां तक आते आते सारा मतलब वो चला नहीं जाना चाहिए ना, दिमाग से सब कुछ उड़ गया तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपको रिवीजन भी वहां पर करते रहना चाहिए, ये बहुत ही मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट हमारा ये है रिवीजन, कि भाई आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज टाइम आप रिवीजन में भी थोड़ा डालिए, तब जाकर आपकी जो मेहनत है ना वो रंग लाएगी। राइट बच्चों, तो बस मेरी साइड से मैंने पूरा मतलब कोई केमिस्ट्री टीचर है और बच्चों को अगर वो एनालिसिस दिखा रहा है, मैं सेम एनालिसिस मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी यही दिखाता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यही एनालिसिस मैंने करवाया कि आप यहां दिसंबर से मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पूरा प्लान रखिए, कैसा एग्जाम का लेवल है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, क्या इसके लिए माइंडसेट होना चाहिए, राइट, फिर कैसे प्रिपरेशन का प्लान है, 2024 का कैसे पेपर आया था, और लास्ट में रोड मैप। तो हमने जो 5 मेन जो चीजें डिस्कस की उस पर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चंस चल रहे हैं तो मतलब ये प्रिपरेशन के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स में पूछेगा। मैं अपने सारे वीडियोस की कमेंट डेली मतलब रात को शाम को जब भी मैं फ्री होता हूं तो सारे कमेंट्स में बच्चों की मैं रीड करता हूं, उनके रिप्लाईज करता हूं। लगता है कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, सारे बच्चे एक ही टाइप की कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियोस मस्त एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं। ये जो पूरा एनालिसिस करने में, सब कुछ बनाने में, ये सारी चीजें करने में, ये सब कुछ एक टीम लगती है, तो वो लोग भी टीम वाले, ऐसा नहीं है कि चलिए कैमरा स्टार्ट कीजिए वीडियो बनाते, नहीं, इसके पीछे भी सब कुछ रेडी करने भी एक टाइम एनालिसिस एक चीज लगती है कि भाई नहीं ऐसे बच्चों को प्रिपरेशन करवाएंगे तो ऐसे अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। आप सभी बच्चे हमको इतना प्यार करते हैं तभी जाकर हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है, हमको भी एक मतलब एक मजा आता है कि यार चलिए बच्चे मतलब लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, तो एक हमारी और हमारी टीम को एनर्जी मिलती है, राइट। टीम वाले सभी कभी मतलब वो तो सारे सैलराइज पर्सन रहते हैं, उनको तो सैलरी से मतलब होता है, लेकिन उनके दिमाग में बैकग्राउंड में ऐसा चलता है यार सर हमने वो वीडियो बनाया था ना वो इतना अच्छा नहीं चला, तो एक डीमोटिवेट वो भी फील करते हैं। लेकिन अगर किसी वीडियो में अच्छे व्यूज आने लगते हैं, बच्चे देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, तो उनको भी मजा आता है, ना लेना ना देना, राइट, फिर भी उनको मजा आता है कि नहीं सर हमारा वो वीडियो मस्त चला यार, क्योंकि ऑल आर हार्टली अटैच, वो सभी इस चीजों के साथ हार्टली अटैच है। जो ये पीपीटी वगैरह सब कुछ जो बना रहा है, जो ये सारे थंबनेल्स बना रहे हैं, राइट, जो वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड करेंगे, तो सारे लोगों का थोड़ा रोल रहता है, तो सारे लोग इसके साथ अटैच भी रहते हैं, राइट। तो उनका भी थोड़ा मोटिवेशन, उनको भी थोड़ा मजा आता है कि आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो बस बच्चों इसके ये तो एनालिसिस तो देख लिया। इसके बाद अगर आप कमेंट्स करेंगे तो सब्जेक्टिव वीडियोस भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे अपलोड्स करके रखे हुए, राइट। नेक्स्ट ईयर में नीट 2025 को टारगेट करके हम बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज हम साथ में लाने वाले, और जैसे मैंने बताया था वो मुझे प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए नीट के क्वेश्चंस है, हम कैसे इजीली सारे टेक्निक में आपको हमने बहुत ही सुपर्ब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक्स बनाई हुई है, और वो निंजा टेक्निक्स, वो निंजा नोट्स इतने सुपर्ब है कि सिर्फ और सिर्फ उन निंजा नोट्स, उन टेक्निक्स को आप देखकर
किसी भी टाइप के, किसी भी लेवल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वो सारी चीजें कैसी है, क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस में आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आपके साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखाता जाऊंगा, आपकी हिम्मत बढ़ाता जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस देख के ऐसे सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। शायद बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को लास्ट 10, 12, 15 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक के साथ आपसे क्विकली सॉल्व कर लूंगा। और आप भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्डिनरी, क्लासिकल, बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो टेक्निक, वो ट्रिक है, जो टीचर्स के दिमाग में जो ट्रिक चल रही है ना, वो सारी ट्रिक्स को मिलाकर हमने एक नोट्स में सब कुछ डाल दिया, और वही नोट्स है हमारे निंजा नोट्स, राइट। उसके बेसिस पे हमने सारे वर्कशीट वगैरह रेडी किए हुए, तो वो नोट्स बच्चे पढ़ते, वो नोट्स को समझते, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते, और फिर नीट भी क्रैक कर पाते, राइट बच्चों। तो बस स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते रहेंगे, बस चाहिए तो चाहिए सिर्फ आप सबका प्यार। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, आवजो, जय स्वामीनारायण।